नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता देते हैं आपको क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। बाजार बंद होने के बाद हमने देखा टाटा कंज्यूमर के नतीजे आए और आज दिन के दौरान हिंडाल्को के नतीजे भी आए। किस तरह ये नतीजे रहे और क्या एनालिसिस निकल कर आया, समझेंगे हमारे मेहमानों से। साथ ही साथ हवाई सफर एक बार फिर से महंगा हो सकता है, क्या है इसकी वजह बताएंगे शो में। और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी होंगे शो में शामिल। अमेरिकी सीपीआई आंकड़ों से पहले आज बाजार का रुख काफी सतर्क दिखा। दिन के उतार चढ़ाव के बाद निफ्टी सिर्फ 10 अंक चढ़कर 17,535 पर बंद हुआ। बाजार में आज और किस तरह का एक्शन था, पूरी डिटेल्स लेकर हाजिर है मेरी सहयोगी प्रियंका उपरानंद। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए आज बाजार में एक टाइट रेंज में, नैरो रेंज में कारोबार हुआ है और लेकिन आप एक्शन देखेंगे तो बहुत एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। और इनफैक्ट सिर्फ उन स्टॉक्स में नहीं जो अर्निंग्स अच्छी आई हैं, उनसे जुड़े हुए पूरे सेक्टर में आपको एक अच्छा रब ऑफ इफेक्ट दिख रहा है। पहले इस वक्त आज निफ्टी गेनर्स की बात कर लेते हैं कि गेनर्स कहाँ देखने को मिला। आपको जो सेक्टर गेनर्स थे वो मेटल और कमोडिटीज में क्लियरली दिख रहे थे और लूजर सेक्टर्स जो थे वो आईटी और रियलिटी में दिखे। अगर निफ्टी के गेनर्स की हम बात करें, हिंडाल्को नंबर इंपैक्ट, यहाँ पर आप तेज देखें। कोल इंडिया, यूपीएल अच्छा खासा डेंट झेल चुका है, पिछले पूरे हफ्ते परफॉर्म नहीं हुआ और आप थोड़ा रीबाउंस वहां से दिख रहा है। टाटा स्टील तो ये पहले टॉप गेनर्स हैं। लूजर्स की आप बात करें तो उसमें आपको आईटी पैक के काउंटर्स क्लियरली दिखाई देंगे। बजाज फाइनेंस खेरा की टॉप लूजर रहा, लेकिन उसके बाद आप विप्रो, एचसीएल और लेटर इन द लिस्ट आपको इन्फोसिस जैसे काउंटर भी दिखेंगे। तो आईटी पैक ने आज क्लियरली बाजार को ड्रैग करने की कोशिश की। पॉकेट्स कौन सी थी जहां से अच्छी स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही थी और बेसिस द नंबर्स थे। मिड कैप स्पेस की यहाँ इनफैक्ट बात करनी होगी क्योंकि वहां से बड़े गेनर्स निकल कर आए जो एफएनओ में भी थे और पूरे आपको स्पेस में वाइब्रेंस, पूरे सेक्टर वाइज भी वाइब्रेंस देखने को मिली। टाटा केमिकल्स नंबर्स अच्छे आए। आप पूरा केमिकल, एग्रो, ये सारा स्पेस देखेंगे, इसमें आज एक अच्छा मोमेंटम था। सीयूबी के नंबर्स अच्छे आए। आप वहां देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड रहे। आज दोनों तरह के मूव्स दिखाई दिए बैंकिंग फाइनेंस में। लास्ट आवर में आपको थोड़े बहुत इरोड भी हुए हैं गेन्स। हिंडाल्को यहाँ पर नंबर्स आए, इम्पैक्ट आपको क्लियरली देखने को मिला। तो जो सेक्टर्स आपको क्लियरली आज दिख रहे थे उसमें आपको फर्टिलाइजर काउंटर दिख रहा था। पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर अच्छी वाइब्रेंस थी और कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स, कास्टिंग एंड फोर्जिंग में आपको एआई इंजीनियरिंग वहाँ अच्छी तेजी देखने को ली। पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर, सो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत देखने को मिला मिड कैप से, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ गुड नंबर्स या नंबर्स आने के बाद, रिपोर्ट होने के बाद या फिर अच्छे नंबर्स के एंटिसिपेशन में। ये क्लियरली आज के दिन में एक्शन देखने को मिला। बड़ी नज़र जो है वो यूएस से आए सीपीआई नंबर्स पर आज होगी, जिस पर बाजार कल रिएक्ट करेगा थर्सडे को। बिल्कुल, तो ये था पूरे बाजार का हाल और दिन भर हमने कई मार्केट एक्सपर्ट से बातचीत भी की। गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार में यहाँ से 400 से 500 पॉइंट्स की गिरावट संभव है। उनके मुताबिक ऑटो, कैपिटल गुड्स, एफएमसीजी शेयरों में निवेश के लिए बेहतर मौके हैं। 6 हफ्ते पहले जब बाजार 15,200-400 के लेवल पे था तो ब्रेड स्टडीज ने हमें कहा था कि ये थोड़ा सा ओवरडन हो रहा है और यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और हमने उस व्यू के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पोजीशंस और ट्रेडिंग पोजीशंस रेकमेंड किया था। उसके बाद वहां से ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट की रैली आ चुकी है और अगर आज के लेवल्स पे देखें तो वही सेम ब्रेड स्टडीज एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो चुका है। अगर आप पिछले 5 साल 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जनरली इस लेवल से थोड़ी बहुत करेक्शन या पुल बैक आती है। तो जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा पेसिमिस्टिक था तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक थे और हमने कहा कि नहीं, आप डरिए मत। और यहाँ पर अब जब लोग थोड़ा सा ग्रीडी हो रहे हैं इस लेवल्स पे 17,500 के आसपास, तो टू बी ऑनेस्ट हम थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं क्योंकि रैली थोड़ी सी ओवरडन है, मार्केट ओवरबॉट है। हमारा वर्किंग टारगेट 17,700 से 750 का था, जो यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट दूर है। हो सकता है कि ये 200-250 पॉइंट और तेजी हो सके, बट ओवरऑल बेसिस पर अगर आप देखें तो ट्रेडिंग पोजीशंस में थोड़ी सी कॉशन यहाँ पर बनती है क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है ब्रेड स्टडीज पे और नॉर्मल अपने टेक्निकल स्टडीज पे। बट अगर आप मीडियम टर्म के हिसाब से देखें तो ट्रेंड अभी भी सॉलिड है। इवेंचुअली मार्केट 17,750 के ऊपर ब्रेकआउट देनी चाहिए, हो सकता है एक पुल बैक के बाद। और अब एक ऐसा माहौल आ गया मार्केट में जहां आपको स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है। बिल्कुल, तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना है, ये है यहाँ पर गौतम शाह का नजरिया। इस बीच आपकी स्क्रीन पर ताज़ा नंबर्स आते हुए
कोल इंडिया के, उस पर नजर डालिए जरा। मुनाफा यहाँ पर 6,692 करोड़ से बढ़कर अब पहुंच गया है 8,893 करोड़ के आसपास, और आय में हमने देखा है करीब 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 32,707 करोड़ रुपए से बढ़कर ये आय जो है वो अब 35,092 करोड़ पर आकर खड़ी हुई है। यहाँ पर नतीजे जो है वो उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी समझेंगे कि इन आंकड़ों का क्या मतलब है। आस्था जैन और नीतिलेश पावस्कर का करते हैं स्वागत। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नीतिलेश, आपसे करूंगा मैं शुरुआत। काफी ज्यादा आज डावाडोल दिखाई दे रहा था बाजार, न तो पूरा कन्विक्शन तेजी का, न पूरा कन्विक्शन मंदी का। एक आंकड़ा है जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं, शायद अब से कुछ समय बाद वो आंकड़ा आ जाए, वो है यूएस में महंगाई दर का। आपको क्या लगता है, अगर ये महंगाई दर का आंकड़ा अच्छा आ गया तो बाजार जो है चीयर अप कर पाएंगे? क्या वही एक वजह है जिसने बाजार को रोका हुआ है? बिल्कुल सर, इन्फ्लेशन का जो डेटा आने वाला है उसी हिसाब से हम लोग हमारी पोजीशंस बना रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने अभी शॉर्ट थोड़ा सा बनाना चालू कर दिया है। जैसे मैं सर को सुन रहा था थोड़ी देर पहले कि मेरा भी एक्सपेक्टेशन जो है वो 3 से 5% करेक्टिव मूव आना चाहिए। ये जो रैली हुई है ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड रैली हो चुकी है मेरे हिसाब से। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने शो किया था लास्ट वीक में, तो मैंने क्लियर कट मेंशन किया था 17,550 वहां पे बिकवाली करना है, 17,150 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। उसी दिन या फिर अगले दिन शायद मेरे हिसाब से मार्केट ने एक बड़ा करेक्शन दिया था, और अभी भी मेरा जो व्यू है वैसा ही है। आज हमें बिकवाली करके ही हम लोग गए हैं। कल अगर मार्केट में थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव आता है तो ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे 17,750 से लेकर 17,800, ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन का रिवर्सल का एक अच्छा खासा लेवल है। वहां से हम लोग रिवर्स होने के काफी आसार है। मतलब ऊपर में जो अपसाइड अभी दिख रही है मुझे, वो थोड़ा सा कैप है 200 या फिर 250 पॉइंट के लिए। मैं बाय करना पसंद नहीं करूंगा इस रैली में, क्योंकि रैली अगर हम लोग देखेंगे तो काफी स्ट्रेच हो चुकी है। अगर आज के दिन का अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी का ओपन और जो हाई है वो एग्जैक्टली सेम है। मार्केट पूरा दिन स्ट्रगल किया लेकिन वो हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, और जाते जाते उसने हैंगिंग मैन बना के, मतलब टेक्निकल पैटर्न में अगर हम लोग देखेंगे हैंगिंग मैन बना है। अगर कल इस कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाता है 17,450 या फिर 17,460 के नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर देता है, तो हम लोग आने वाले समय में निफ्टी में 3 से 5% का करेक्शन देख सकते हैं। 16,870 से लेके 16,900 ये मेरा इमीडिएटली बेसिस के ऊपर टारगेट होगा। ओके, 16,870 से लेकर 16,900 के बीच यहाँ पर ये एक रेंज दिखाई दे रही है। आस्था, इस समय आप कैसे एडवाइस कर रही हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा तो है, काफ़ी रनअप हमने देख लिया 10, 12, 15% का पिछले कुछ दिनों में। क्या कुछ मुनाफा घर ले जाना अभी बेहतर स्ट्रैटेजी है? गुड इवनिंग सौमित्र। देखिए, अगर होराइजन शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते रहना ही एक समझदारी का यहाँ पे काम होगा, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन का डेटा यूएस में किस तरह से निकल के आता है, और अगर वहां पे कुछ भी नेगेटिव सरप्राइज आया यानी कि उम्मीद से ज्यादा इन्फ्लेशन आया, तो मेरे हिसाब से आगे की पॉलिसी रेट्स के लिए फिर वापस से एक मार्केट के लिए डर मंडराने लगेगा कि अच्छी खासी हाइक हमें वापस से देखने को मिल सकती है। तो ऑल इन ऑल थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मुनाफा वसूल करते रहे, मैं भी यही सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि एक बढ़िया रैली हम देख चुके हैं। लेकिन अभी एक नई बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए, और ऊपरी स्तरों पे मुनाफा मिलता है तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस आंकड़े का इंतजार आस्था, आप, मैं और नीतिलेश हम तीनों कर रहे हैं। वो आंकड़ा आपके सामने 8.5% यूएस का जो सीपीआई का नंबर आया है, 8.5% महंगाई इस समय जून महीने की यहां बताई जा रही है। आपको बता दें कि 9% से ऊपर यूएस सीपीआई का आंकड़ा चला गया था, 40 साल के हाईएस्ट रेट पर था वो। उसके बाद वहां से गिरावट धीरे धीरे हो रही है। यूएस फेड भी भारतीय रिजर्व बैंक की तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और उसका असर कुछ दिखाई देना शुरू हुआ है। 8.5% पर जो है वो सीपीआई का नंबर आया है। और आपको बता दूं कि जो इस समय प्री मार्केट जो फ्यूचर्स हैं यूएस के, वो उन्होंने एक जोरदार रैली दिखाई है। करीब करीब 400 पॉइंट ऊपर इस समय आपको डाउ दिखाई देगा, डाउ फ्यूचर्स दिखाई देगा, और एसएनपी फ्यूचर्स में भी हम देख रहे हैं 1.5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। तो जोरदार तेजी यहां पर, ये जो आंकड़ा है अनुमान लगाया जा रहा था 8.7 तक का, 9.1 से जो गिरावट आएगी वो 8.7 आएगी, लेकिन 8.5 पे नंबर आया है। आस्था, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहला रिएक्शन आपका, 8.5% सीपीआई का जो आंकड़ा यूएस का आया है, कितना अच्छा मानेंगे आप इसे?
देखिए अनुमान से कम है, लेकिन एक जो फैक्टर इसमें देखना रहेगा वो ये था कि थोड़ी-सी क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ भी यहाँ पे नरम हुई थी, तो एनर्जी प्राइसेज़ थोड़ा-सा डाउन था, इसलिए भी इन्फ्लेशन थोड़ा-सा कम हो सकता है। लेकिन इसके इंटरनल्स देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन अगर वहाँ पे कोई यहाँ पे राहत नहीं मिलती है, तो वो एक थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। तो इंटरनल्स देखना ज़रूरी है, बट येस ऑन द प्राइमा फेसी नंबर्स यहाँ पे ठीक लग रहे हैं, लेकिन इंटरनल्स के बाद ही यहाँ पे ज़्यादा हम बोलने की स्थिति में होंगे कि नंबर्स कैसे हैं। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि क्रूड की प्राइसेज़ और एनर्जी प्राइसेज़ में एक फॉल आया था, जिसका कि असर इन्फ्लेशन पे डेफिनिटली हमें देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो क्रूड प्राइस पर नजर रखनी ही होगी, लेकिन एक इंस्टेंट रिएक्शन जो यूएस मार्केट में देखने को मिला वो काफ़ी अच्छा ही है। उम्मीद से बेहतर नंबर कहेंगे इन्हें, क्योंकि यहाँ पर महंगाई घटती हुई दिखाई दी है। 8.5%, 8.5% का जो है यूएस में महंगाई का आंकड़ा आया है। आपको बता दें कि इस समय दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं, चाहे वो यूएस है, यूके है, यूरोप के बाकी देश हैं, भारत भी इनफैक्ट यहाँ पर एशिया में, हम सब पर महंगाई का असर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और इसीलिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक जो हैं वो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा रहे हैं, ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके। धीरे धीरे ये महंगाई काबू में आ रही है, और अमेरिका की महंगाई ग्लोबल यहाँ पर न तो सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि इकोनॉमीज पर असर डालती है। इसलिए ये आंकड़ा हमारे लिए अहम हो जाता है देखना। 8.5% की महंगाई दर, यानी महंगाई में काफ़ी कमी आई है। जो फेडरल रिजर्व कदम उठा रहा है उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो आज अमेरिकी बाजार कम से कम अच्छा यहाँ पर अप मूव दिखा रहे हैं। जो स्टॉक फ्यूचर्स हैं वो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। उम्मीद करेंगे हमारे बाजार भी कल अच्छा ट्रिगर लें। लेकिन चलिए स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा शुरू करते हैं। आस्था, आपने टाटा कंज्यूमर के नतीजे देखे? हमने देखा अनुमान से बेहतर ही दिखाई दिए हैं। यहाँ पर एबिटा और मार्जिन दोनों में बढ़त देखने को मिली है टाटा कंज्यूमर्स में। आपके लिए नंबर एक बार बता दूं अगर मैं, तो 240 करोड़ से बढ़कर मुनाफा जो है 276 करोड़ के ऊपर चला गया है। आय में हमने देखा है 3000 करोड़ से बढ़कर ये 3300 करोड़ के ऊपर चली गई है। क्या व्यू बन रहा है टाटा कंज्यूमर पर फिलहाल? देखिए टाटा कंज्यूमर प्राइमा फेसी तो यहाँ पे एक बढ़िया नंबर्स भी हम इसको मानेंगे। और मेरे हिसाब से ये जो नंबर्स हैं इसमें बहुत ज्यादा असर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से टी की प्राइसेस यहाँ पे करेक्ट हुई हैं, चाय की प्राइसेस जो करेक्ट हुई हैं, वो भी हमने इस लास्ट क्वार्टर में देखी थी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। बट फिर भी मेरे को लगता है यहाँ पे इन्होंने बढ़िया नंबर्स पोस्ट किए हैं, और मैं इस स्टॉक पे अभी भी पॉजिटिव हूँ। मेरे हिसाब से थोड़ा सा गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी के मौके स्टॉक में रहेंगे। ओके। एक स्टॉक जो मैं आज पूछना चाह रहा था यहाँ पर नितिलेश आपसे, वो हमने देखा था यहाँ पर जो बजाज ट्विंस थे, माफ़ कीजिए, 2 दिन से हम देख रहे थे कि बजाज ट्विंस में अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही थी। चाहे वो माफ़ कीजिए एचडीएफसी ट्विंस की बात मैं कर रहा था, तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ये जो दोनों हैं, इनमें अच्छी खासी मूव पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही थी। क्या आपको लग रहा है कि इनमें अभी कोई अपॉर्चुनिटी बनती है ट्रेडर्स के लिए? क्या व्यू बन रहा है आपका? सर एचडीएफसी बैंक से अच्छा मुझे एचडीएफसी लिमिटेड अच्छा लग रहा है। अगर ये आज का जो हाई है 2410 से ऊपर अगर निकलता है तो हम लोग इसमें 2 से 3% का एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन गैप अप अगर ओपन होता है तो इसको अवॉइड करने की राय होगी। जैसे कि अभी डाउ फ्यूचर्स में मैं देख रहा हूँ तो एसएक्स निफ्टी भी 100-125 पॉइंट ऊपर ही दिखा रहा है। तो कल शायद ऐसा भी हो सकता है, मैं एक लाइटर नोट के ऊपर कहता हूँ कि अगर कोई बड़ा गैप अप ओपन होता है और उसके बाद अगर फॉलो बाइंग नहीं आएगा तो हम लोग का पोजीशन स्क्रैप हो सकता है बाइंग में। तो अगर लेवल के आसपास ओपन होता है 2400 के आसपास और वहां से ब्रेकआउट देता है तो ही इसमें एचडीएफसी लिमिटेड में आप बाइंग पोजीशंस लेके जा सकते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड यानी यहाँ पर बेहतर दिखाई देता है। अहम लेवल्स आपको नितिलेश ने बता ही दिए। नतीजों की बात हम कर रहे थे, वहाँ पर हिंडाल्को के नतीजे भी आज आए और ये भी अनुमान से बेहतर ही बताए जा रहे हैं। यहाँ हमने देखा आय और जो मुनाफा है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या एनालिसिस निकल कर आया? मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ रही है मेरे साथ पूरे डिटेल के साथ। अशेषा, बताइए किस तरह आपको नजर आए हिंडाल्को के नंबर्स? जी हाँ, तो हिंडाल्को ने अपने नतीजे पेश किए और एक्सपेक्टेशन से नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमारा मानना था कि रेवेन्यूज़ में एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद अराउंड 3% का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यूज़ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। रेवेन्यूज़ इस क्वार्टर में 19,518 करोड़ पर आए हैं। मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड था, लेकिन मार्जिन्स एक्सपेक्टेड से काफ़ी अच्छे आए हैं। अराउंड 200 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा मार्जिन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कंपनी ने 1448 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया इस क्वार्टर में, जो अराउंड 10% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। लेकिन उसके बावजूद
हमारे एक्सपेक्टेशन से नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहले एल्यूमिनियम बिजनेस की बात कर लेते हैं, जहां एबिटा में अराउंड 41% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और एबिटा मार्जिन्स एल्यूमिनियम बिजनेस के लिए लार्जली फ्लैट रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कॉपर बिजनेस की भी बात कर लेते हैं। रिकॉर्ड एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया 565 करोड़ का कॉपर बिजनेस के लिए, और उसमें 116% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला। कंसोलिडेटेड डेट की बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी की कंसोलिडेटेड डेट बढ़ी है। लास्ट क्वार्टर के एंड में अराउंड 39,100 करोड़ के आसपास डेट थी, जो इस क्वार्टर में बढ़कर 42,200 करोड़ पे आ गई है। लेकिन उसके बावजूद नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। ऑल राउंड बीट देखने को मिला हिंडाल्को के नतीजों में। शुक्रिया शेषा। और 4.5% की तेजी के साथ आज निफ्टी का टॉप गेनर भी था हिंडाल्को। आस्था, क्या व्यू है फिलहाल मेटल्स पर आपका और खासतौर पर हिंडाल्को पर? देखिए, हिंडाल्को में एक और जो बहुत पॉजिटिवली यहाँ सरप्राइज किया वो नोवेलिस के रिजल्ट्स ने भी किया है, क्योंकि नोवेलिस के रिजल्ट्स यहाँ पे बहुत बढ़िया आए हैं। एबिटा और पैट तो मेरे हिसाब से उन्होंने हाईएस्ट एवर अभी तक के पोस्ट किए हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो नोवेलिस में इन लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइसिंग पे ध्यान दिया है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट मिक्स पे ध्यान दिया था, जिसकी वजह से वो फेवरेबल हो गया था, और कुछ एक रिसाइकलिंग बेनिफिट्स भी वहां पे मिले थे। तो इन सब के चलते बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस नोवेलिस की तरफ से थी। अगर मैं हिंडाल्को एज अ होल देखूं तो मुझे ये स्टॉक अभी भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है। इनिशियल टारगेट 480 का रहेगा, लेकिन 500 के ऊपर के भी लॉन्ग टर्म टारगेट्स हमें एट्रीब्यूट करना चाहेंगे हिंडाल्को। तो मेटल सेक्टर में जो एक कंपनी मुझे अभी सबसे ज्यादा पसंद आ रही है वो हिंडाल्को है। मेटल में यहाँ पर हिंडाल्को पसंद आती है, और 480 के शॉर्ट टर्म टारगेट और 500 के ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं लॉन्ग साइड की। एक स्टॉक यहाँ पर जिसमें हमने काफ़ी एक्शन देखा आज वो था फाइन ऑर्गेनिक्स, और इसके साथ साथ टाटा केमिकल्स में भी हमने देखा कि नतीजे काफ़ी अच्छे थे और पूरा केमिकल स्पेस आज काफ़ी बजिंग था। नितिलेश, आप नज़र डाल पाए हैं? फाइन ऑर्गेनिक्स आज करीब 15% ऊपर बंद हुआ है, टाटा केमिकल्स करीब 12-14% ऊपर बंद हुआ है। क्या कॉल दे रहे हैं इस पर अभी? जी सर, एक बढ़िया गैप अप ओपनिंग हुआ था और उसके ऊपर सस्टेन भी हुआ है, लेकिन इतना बड़ा अपसाइड मोमेंटम के बाद लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फाइन ऑर्गेनिक को। जिनका भी एग्जिस्टिंग पोजीशन से वो ले सकते हैं। अगर ये स्टॉक थोड़ा सा ठंडा होता है 5,500 या फिर 5,900 की रेंज में अगर मिलता है तो वहां पे टेक्निकल के हिसाब से देखा जा सकता है, लेकिन अभी के लिए फ्रेश बाइंग में अवॉइड करूंगा। ओके, करेक्ट है। 15-16% स्टॉक चलने के बाद फ्रेश बाइंग तो आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिए, 5,500 से 5,900 तक के लेवल आए तो फाइन ऑर्गेनिक्स एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी दे सकता है। उन लेवल्स पर अगर आप खरीदारी करें, बाइंग ऑन डिप्स, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। एक स्पेस जो आज बाजार बंद होने के बाद एक्शन में आ गया वो था एयरलाइन स्पेस का, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अब हवाई सफ़र और महंगा होने वाला है। अगर आप हवाई सफ़र करते हैं तो आपको और अपनी जेब ढीली करने की तैयारी करनी पड़ेगी। डीजीसीए ने हवाई सफ़र पर लगे कैप को जो चार्जेस है, टिकट चार्जेस, उस पर जो कैप लगा है उसको हटाने की कोशिश का ऐलान किया है। कोविड की वजह से सरकार ने टिकट प्राइस की लिमिट तय की थी, लेकिन अब सरकार के नए फैसले से 31 अगस्त के बाद कंपनियां टिकटों के दाम खुद तय कर सकेंगी। और क्या कुछ कहा गया है आज के आदेश में, बता रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। हवाई किराए को लेकर के सरकार का बड़ा फैसला। 31 अगस्त से जो एयरफेयर बैंड लागू है वो लागू नहीं रहेगा, और इसका यह भी मतलब है कि 31 अगस्त से एयरलाइंस हवाई किराए को तय करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगी। यानी कि अब तक जो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट हवाई किराए को लेकर के लागू थी वो लिमिट हट जाएगी, और एयरलाइन मार्केट फोर्सेस के मुताबिक अपने हवाई किराए तय करने के लिए स्वतंत्र होंगी। अभी तक स्थिति ये थी, सितंबर 2021 में डीजीसीए यानी कि एविएशन रेगुलेटर ने एक आदेश जारी किया था। उसके मुताबिक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से अगले 15 दिनों के लिए जो एयरलाइंस हैं वो हवाई किराए एक मिनिमम लिमिट और एक मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। एक लिमिट तय कर दी गई थी, और उसके पीछे ये रखा गया था कि कोविड के बाद में कम से कम यात्रियों को राहत मिले, उनसे ज्यादा मुनाफाखोरी या ज्यादा पैसा न वसूला जाए। लेकिन फिलहाल स्थिति बदली हुई है। लगातार जो एटीएफ हवाई ईंधन है उसके दाम
रिकॉर्ड हाई स्तर तक पहुंच चुके हैं, जिसके चलते एयरलाइंस काफी मुश्किलों का सामना करनी है। ऑपरेशनल कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, एयरलाइंस के फाइनेंशियल बुक्स पे दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि एयरलाइंस लगातार सरकार से गुहार लगा रही थी कि फौरी तौर पर कोई कदम उठाया जाए ताकि उनको कुछ राहत मिल सके। उसी दिशा में माना जा रहा है कि सरकार ने यह बड़ा फैसला उठाया है कि एयर फेयर बैंड जो लागू था उसको 31 अगस्त से हटा दिया जाएगा। इसका एक मतलब ये जरूर निकाला जा सकता है कि एयरलाइंस चाहे तो वो बहुत ज्यादा या अधिक किराया वसूल सकती हैं, लेकिन ऐसा होने की बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए भी नहीं है क्योंकि मार्केट में कंपटीशन तगड़ा है। डोमेस्टिकली हम देखें तो कई एयरलाइंस हैं, आकाशा, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर, तो ये तमाम एयरलाइंस है जिसके चलते हवाई किराए अगर बढ़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशन रहने के चलते वो काफ़ी एक दूसरे के आसपास ही किराए रह सकते हैं। लेकिन एयरलाइंस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, जो पूरा सिचुएशन बन रहा है एविएशन में, उसको देखते हुए डीजीसीए ने एयरफेयर बैंड हटा दिया है, जो कि 31 अगस्त से लागू हो जाएगा। बिल्कुल, तो 31 अगस्त से कंपनियों के पास ये छूट होगी कि वो एयरफेयर अपने हिसाब से तय कर सकें। आस्था, अगर समझना हो एयरलाइन इंडस्ट्री के हिसाब से इस खबर को, कंपनियों के लिए तो अच्छी खबर दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी समय तक वो बंधे हुए थे। सरकार हिसाब बता रही थी कि कैसे दाम तय होंगे नहीं होंगे और लॉसेज माउंट होते जा रहे थे कंपनियों के पास। आपको लगता है कि ये कंपनियों के लिए अच्छी खबर है? मुझे तो ये खबर पॉजिटिव ही लग रही है और इंटरग्लोब एविएशन अभी भी अच्छा लग रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट रेशियो हम एयरलाइन इंडस्ट्री में देखते हैं वो यील्ड्स का रेशियो देखते हैं, और जो यील्ड आई थी इंटरग्लोब एविएशन की वो बहुत सॉलिड आई थी। 5.24 के आसपास उसने पोस्ट किया था, जो कि काफी अच्छी खासी बढ़ के आई थी क्योंकि लास्ट ईयर 4.4 था। मेरे हिसाब से कंपनी के फाइनेंशियल्स अभी पॉजिटिव हैं और ये खबर का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लॉन्ग रन में होना चाहिए। तो इंटरग्लोब एविएशन पसंदीदा स्टॉक है एयरलाइन इंडस्ट्री में, और टारगेट इसमें इनिशियल 2200 का रहेगा और उसके बाद 2400। चलिए, तो अच्छी खबर है। और अगर आपको एयरलाइंस, लिस्टेड एयरलाइन स्पेस में से कुछ स्टॉक पसंद करना है तो इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो को आप स्टॉक खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 2200 फिर 2400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। चलिए, वक्त हो गया है जानने का मेरे मेहमानों से कि कौन से स्टॉक्स पर कल वो फोकस करने वाले हैं। वक्त है वीआईपी शेयर का। नितिलेश, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। बताइए, कल जब ट्रेडिंग शुरू होगी कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को आप? कौन से स्टॉक्स फोकस में होंगे? सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 119 से लेके 120 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 122 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके 113 रुपए का एक टारगेट के लिए हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन ये कंडीशनल होगा। अगर कुछ मार्केट में बड़ा गैप अप ओपन होता है तो इसको अवॉइड करने की राय होगी। जो भी मैं ट्रेड देता हूँ वो कंडीशनल ट्रेड होते हैं। और एक स्टॉक के ऊपर ध्यान रखो, मैं काफी दिनों से एसआरएफ को ट्रेड दे रहा हूँ 2430 के नीचे, लेकिन वो 2430 का लेवल नहीं आ रहा है, लेकिन अभी वो 2430 के आसपास ब्रेकडाउन के आसपास चल रहा है। अगर कल इसमें ब्रेकडाउन होता है तो आप उसमें नजर रख सकते। 70 से 80 पॉइंट का डाउनसाइड मोमेंटम इसमें भी देखने को मिल सकता है इस साल। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेल कॉल है यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखिए कंडीशनल सेल कॉल है। अगर किसी वजह से बाजार गैप अप ओपन हुआ तो ये कॉल को फिर अवॉइड किया जा सकता है। एसआरएफ एक और है जहां पर आप सेल कॉल लेकर चल सकते हैं। आस्था, आपकी तरफ से कौन से आइडियाज होंगे? देखिए सौमित्रा, जून के अंदर मैंने सोलर इंडस्ट्रीज को रेकमेंड किया था इसी शो में। उसका टारगेट अचीव हुआ है 3150 का, क्योंकि वैसे भी मैं पोजिशनल कॉल देती हूँ, लेकिन अब मैं वापस से उसी कॉल पे बैट कर रही हूँ। तो पहला टारगेट या उस टाइम के टारगेट अचीव होके हम ऑलरेडी 16% का रिटर्न दिखा चुके हैं इस स्टॉक में। मेरे हिसाब से 3400 तक के लेवल्स ये काउंटर हमें आने वाले दिनों में देख सकता है, तो इस पे एक नजर बनाई जा सकती है, लेकिन पोजिशनल कॉल रहेगा तो उसी हिसाब से इसमें काम किया जाए। सोलर इंडस्ट्रीज पसंद आता है 3400 के टारगेट। चलिए, सोलर इंडस्ट्रीज पर एक बार फिर से भरोसा दिखाया है आस्था ने। यहाँ पहले भी टारगेट्स अचीव हुए हैं और अब 3400 तक के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में कर सकते हैं निवेश, लेकिन नजरिया लंबे समय का रखेंगे तो बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।